समीर यार एक ब्लैक पेन चाहिए होगा। ओके जी, शुरू करते हैं। 81 ही है ना आज लेक्चर नंबर? कुछ पढ़ा भी जाके कि नहीं? नो सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दो सितंबर, सारे हाथ से ना निकल जाएंगे आप लोगों को। बस आज से ही, आज मैं पिछले को 2 महीने से सुन रहा हूँ, बस आज से पक्का पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ना, जब तक पढ़ेंगे। यानी आप लोगों ने ईद से पहले जो 5 दिन थे उसमें कुछ नहीं पढ़ा यार? मतलब आईने में कैसे देखते हैं अपने आप को 5 दिन? 5 दिन कौन से थे? 2 दिन लेक्चर। 5 दिन कौन से 5 दिन? मंडे ट्यूसडे के लेक्चर। ओ यार, इतने इतने वो लेक्चर थे यार, उसको लेक्चर कहना, लेक्चर की तो ही ना। अजीब बंदे हैं यार, मतलब 5 दिन यार कैसे देखते हैं? इन 7 दिन में आईने में अपना चेहरा कैसे देखा आप लोगों ने? कुछ देख के कभी एक मिनट के लिए भी यार क्यों नहीं पढ़ता तू? कि एक ये अल्फाज नहीं निकले आपके मुंह से इन 3 दिनों में? यार अजीब लोग हैं यार, मतलब पता नहीं कैसे आप वक्त जाया कर लेते हैं। पेपर, अच्छा पेपर हमारे मार्च 24 में तो नहीं है कि सितंबर 23 में है? कहीं मुझे भुलेखा तो नहीं लग रहा कि मार्च 24 में है पेपर? मैं ऐसी तरह सितंबर का ज़हन बना रहा हूँ, मुझे आप लोगों का ज़हन मार्च का लग रहा है। वैसे नहीं लग रहा, सितंबर का लग रहा है। तो सर उसके लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कब पढ़ना है आपने, बस आज आपकी पता नहीं कब आएगी। एनीवेज, बात करते हैं जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। यहीं तक हमने अपनी पिछली क्लास खत्म की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे शुरू करते हैं प्रॉपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। बात ये हुई थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस का जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर्स हैं जो कि इकट्ठे ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अकेला इसमें किसी का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है उससे हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमने बनाना सीखा भी था, 1-2 सवाल हमने क्लास में किए भी थे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये होता है जी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी चीज़ें लगनी चाहिए, मटेरियल के कितना क्वांटिटी लगनी चाहिए, रेट क्या होगा, उससे वैल्यू आ जाएगी। लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, पर आवर रेट क्या होना चाहिए और टोटल क्या होगा, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच। एक वैसे ही एग्जांपल बना लेते हैं सामने। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कुछ ऐसे था भाई। क्वांटिटी, सर ये जो आए ये भी वैसे ही हैं, उनको ज़रा कहिएगा कि इनको ज़रा प्लीज़ चेंज कर दें। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसमें बात हुई थी जी मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच। मिसाल के तौर पे 5 kg लगना है, रेट है 10 रुपये पर kg, तो टोटल 50। लेबर के मिसाल के तौर पे 3 घंटे लगने हैं, एक का रेट है 5, तो टोटल 15 रुपये। वेरिएबल एफओएच के 3 घंटे, एक का रेट है 3, तो 9 रुपये, और इसके भी 3 घंटे, एक का रेट है 2, तो 6 रुपये। तो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 65, 74, 80। टोटल कॉस्ट इतनी 80 होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है। ओके, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा पर यूनिट बनता है। कुछ आपको पास पेपर के सवाल मैंने गो थ्रू भी करवाए थे, जिसमें आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड या तो बनाकर दे दिया गया था या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको डाटा दे दिया गया था जिससे आप ये बना सकते हैं। ठीक होगी बात? ओके, इसके अंदर जो ये क्वांटिटी और ये रेट है, दिस इज अमाउंट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये वाला कॉलम जाता है, और ये जो 2 चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें, इसकी मदद से ये अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होती है। ये जो 2 है ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट होता है। ठीक होगी बात? ये तीनों चीज़ें नॉर्मली बराबर होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ लेबर आवर की बेस पे होता है, तो ये तीनों चीज़ें नॉर्मली बराबर होती हैं। ठीक होगी बात? ये स्टैंडर्ड हमने बना लिया कि एक प्रोडक्ट को बनाएंगे तो 50 रुपये का मटेरियल लगेगा, और 50 रुपये का मटेरियल कैसे लगेगा? 5 की क्वांटिटी होगी और 10 रुपया पर केजी इस मटेरियल का रेट होगा। लेबर के 3 घंटे लगेंगे और हर का रेट 5 रुपये होगा, हर घंटे का रेट 5 रुपये होगा। इस तरीके से हमने ये बात की थी और स्टैंडर्ड को डिराइव किया था। बस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां पर आके खत्म हो जाती है। अब ये अधूरी बात हमारे किसी काम की नहीं है, अब इसको मैच करना है एक्चुअल के साथ।
अब एक टाइमलाइन बनाते हैं इधर, ये टाइमलाइन है भाई, ये है जी पीरियड स्टार्ट, पीरियड स्टार्ट से मुराद ईयर स्टार्ट कर लें, और ये है जी पीरियड एंड। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं जी 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022। आपकी जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो आपने यहां पर बैठ के की थी। ओके, ये साल कौन सा है? 2022। क्या जितने भी सवाल थे क्या वो यहां पर बैठ के नहीं किए थे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से स्टार्ट करें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितनी चीज़ बाय करेंगे इस साल में, फैसला था, फ्यूचर का फैसला था, यहाँ बैठ के किया था। सीवीपी सारी यहाँ पर हुई, डिसीजन मेकिंग जितना भी पड़ा, मेक और बाय, ऑप्टिमल प्रोडक्शन, सारी यहाँ पर हुई। इसके अलावा ओवरहेड्स का जो चैप्टर कॉस्टिंग निकाली थी, वहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इस्तेमाल हुई, लेबर भी इस्तेमाल हुई, सारी यहाँ पर बैठ के हुई। जितने भी चैप्टर्स पढ़े सारे के सारे रेलिवेंट कॉस्टिंग यहाँ पर बैठ के हुई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यहाँ पर बैठ के हो रही है। तो इसका मतलब है तमाम चैप्टर्स यहाँ पर बैठ के हो रहे हैं सिवाय वेरिएंस एनालिसिस के। ये एक वाहिद चैप्टर है जो कि हमेशा साल के आखिर में हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फ़र्क। तो एक्चुअल तो जब साल ख़त्म होगा तभी पता लगेगा ना। तो याद रखिएगा ये वाहिद एक चैप्टर है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कि साल के आखिर में हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई प्लानिंग शामिल नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ फ़र्क शामिल होता है। मिसाल के तौर पे आपने सोचा था, स्टैंडर्ड बनाया था कि भाई मैं 3 पेपर पास कर लूँगा, फिर एक्चुअल का इंतज़ार करना पड़ेगा ना वेरिएंस एनालिसिस के लिए, कि पहले ही बता देंगे कि नहीं जी शुरू में 3 ही हो जाएंगे पास। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, आपके नहीं वैसे, लेकिन समझ तो आप गए होंगे, तो अब पता लगा एक ही पास हुआ है। अब ये काम कब, ये तो एंड पे जाके पता लगेगा ना, सेशन एंड, पीरियड एंड, पीरियड एंड पे जाके पता लगेगा, तब आप देखेंगे अच्छा स्टैंडर्ड था 3 का, एक्चुअल हो गया 1, 2 का वेरिएंस आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएंस है ये हमेशा आपको पीरियड एंड पे ही पता लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्चुअल डाटा की जरूरत होती है, और एक्चुअल डाटा तो जब तक वक्त गुजरेगा नहीं आपको नहीं पता लगेगा। तो जब आपका वेरिएंस आ जाएगा तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद देखेंगे कि भाई ये वेरिएंस क्यों आया। जैसे हम पेपर में देखते हैं कि भाई हमारा पेपर फेल क्यों हुआ, क्या वक्त नहीं दिया था? नहीं सर, वक्त तो दिया था। क्या सही चीज़ों पे वक्त नहीं दिया था? इररेलेवेंट तो नहीं पढ़ते रहे, पता लगे कि साथ एक तरफ ये था, साथ एक तरफ ये था, तो ज़रा कोई मसले मसाइल हो गए, वेरिएंस ज़रा रीज़न देखते हैं ना, रीज़न देखते हैं। क्योंकि वैसे इस बात में ना मेरा ये चैप्टर भी कवर हो रहा है, इसलिए मैं कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जब तक ये नहीं पता होता ना कि पेपर फेल क्यों हुआ है, तब तक अगली अटेम्प्ट में आपको कुछ पता नहीं होता कि आप बेहतर करके जाऊं कि अगली दफ़ा पास हो जाऊंगा। अगर आज अल्लाह ना करे फेल हुए, कोई वजह पता होगी तो ही अगली दफ़ा उसको इंप्रूव करके जाएंगे ना। पता ही कुछ नहीं है क्यों पेपर फेल हुआ, तो क्या करेंगे अगली दफ़ा, क्या बेहतरी लेके जाएंगे? तो इसीलिए वजह पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वजह नहीं पता होगी आप बेहतर फैसला नहीं कर सकते। सर पढ़ा नहीं था, अगली दफ़ा पढ़ के जाएंगे। सर पढ़ा था, पता ये लगा कॉन्सेप्ट ही सारे खराब थे, खराब कॉन्सेप्ट लेके चले गए, अगली दफ़ा कॉन्सेप्ट ही करके जाएंगे। सर पेपर में 3 घंटे परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि नींद पूरी नहीं थी, अगली दफ़ा नींद पूरी करके जाएंगे। 6 महीने की नींद नहीं कह रहा, वो रात पेपर रात नहीं कह रहा हूँ। सर पेपर में पता नहीं क्यों सवाल पढ़ के फ़ौरन सोल्यूशन की तरफ भागे, सवाल से इसे पढ़े नहीं थे, समझ ही नहीं आई। तो इस तरह की कोई ना कोई वजह आपको लाजमी मिलेगी, कोई ना कोई वजह लाजमी मिलेगी। जब तक आपको ये वजह नहीं पता होगी आप अगली दफ़ा बेहतरी नहीं कर सकते। क्या आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं? बोलिए, क्या आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं? ओके, सेम गोज ओवर हियर। जब तक कंपनी ये नहीं देखेगी भाई क्या मसला हुआ जिसकी वजह से वेरिएंस आया, अगले साल क्या बेहतरी करेंगे, अगले साल क्या बेहतरी करेंगे। तो इसीलिए ये बात यहां पर भी लागू होती है कि जब तक आपको रीजन ना पता लग जाए तब तक आप अगली दफा कुछ बेहतरी कर नहीं सकते। और वो रीजन कैसे पता लगेगी, जब तक आप इनको मजीद तोड़ नहीं देंगे। मजीद तोड़ने का मतलब देखें, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट सोची थी 80 रुपए, वो हो गई 90 रुपए। अब एक बात तो आपको पता लग गई कि 10 रुपए का जो है ना आपका एडवर्स वेरिएंस माइनस में आ गया। यहां पे वेरिएंस के चैप्टर में जब आपका आपके हक में जब अगर आए ना तो इसको बोलते हैं फेवरेबल, कि ये आपके हक में वेरिएंस आया। हो सकता है कॉस्ट 80 के बजाय 75 हो गई हो, कम हो गई हो, अच्छी बात हो गई है, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। और दूसरा, अगर आपके हक में ना आए तो इसको बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस। कॉस्ट 90 पे चली गई भाई, और एडवर्स की जगह कभी कभार अनफेवरेबल भी लिख देते हैं।
तो एक ही बात है, एक ही बात है, एडवर्स लिख दें अनफेवरेबल लिख दें, एक ही बात है। अब ये तो टोटल की बेस पे है सर, देखें तो सही किसकी वजह से फर्क आया, क्या इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो ये वेरिएंस एनालिसिस में आपको पता लगेगा कि नहीं भाई ये तीन चीजें बराबर थी, मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए ज्यादा होगी जिससे आपकी 80 से 90 पे चलेगी कॉस्ट। अब बात यहां पे आके रुकेगी नहीं। अच्छा जो ऊपर बॉस बैठा होगा वो कहेगा सर ऐसे बात नहीं होती, मजीद देखना पड़ेगा, क्या क्वांटिटी में मसला था या रेट में मसला था, क्या ज्यादा क्वांटिटी लग गई या महंगा मिल गया। जारी बात है रूट कॉस्ट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप बेहतर डिसीजन अगली दफा कर ही नहीं सकते। अगली दफा पता लगा नहीं सर क्वांटिटी तो सही इस्तेमाल हुई थी 5, ये रेट वाले भाई साहब ने ना नेगोशिएट करते हुए महंगा नेगोशिएट कर लिया था, महंगा खरीद लिया। हमने सोचा था 10 का मटेरियल खरीदेंगे, वो 11 का खरीद के ले आया या 12 का खरीद के ले आया, जिसकी वजह से ही 10 रुपए का फर्क हो गया। नहीं सर रेट तो 10 पे ही था, ये क्वांटिटी वाले ने कोई हरकत किया, ये 5 की बजाय ना 6 kg इस्तेमाल कर बैठा है, प्रॉब्लम आ गई। तो सर तब वो जाके फैसला करेगा हाँ भी तू 12, तुम सबको छुट्टी है, तू बैठ इधर, तेरी छुट्टी बंद है, हाँ बता क्यों तूने 5 की बजाय 6 kg इस्तेमाल किया। अब आप रूट कॉस्ट पे पहुंचे हैं, अब आपको वजह पता लग गया कि इस बंदे की वजह से ये मसला हुआ है। अगली दफा क्या कर, उस बंदे को निकाल के नया बंदा रख लें, या जो भी आपको बेहतर डिसीजन लगता है वो आप रख लें। वो चीज हमारे कोर्स में नहीं है कि उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपके कोर्स में नहीं है। बस आपके कोर्स में बस ये है कि आपने ये तमाम डिफरेंसेस निकाल के अपने बॉस को दे देने हैं, आगे बॉस जाने और वो बंदे जाने, ठीक है। उसके बाद वो बंदे लेके बाहर आके आपको कुटे, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो छोड़ दें। आपका काम है बस वेरिएंस निकाल के उसको देना, बॉस इस क्वांटिटी वाले की गलती थी। बात समझ आ गई? तो ये काम अब हमने आज वेरिएंस एनालिसिस में करना है। बात समझ आ गई? सब अच्छा है यहां तक? चलें जी, ये तो एक छोटी सी रिवीजन थी पिछले लेक्चर की, जो कि मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों का ज़्यादा जो फोकस होगा वो खाने पीने पे होगा, पढ़ना पुढ़ना तो आपने है कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा सितंबर में जब आप लोगों के मैसेज आएंगे सर ये हो गया तो अब क्या करूं, ये हो गया तो अब क्या करूं। वो तो नवंबर में आएगा ना, मैं तो अभी सितंबर की बात कर रहा हूं, जब आप लोगों की टेंशन होगी सर खाते ही रहे बस, पढ़ा पढ़ा कुछ नहीं हमने। ओके, वैसे तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल के वेरिएंसेस हम देखेंगे, लेबर के वेरिएंसेस देखेंगे, वेरिएबल एफर्ट्स के वेरिएंसेस देखेंगे और फिक्स्ड एफर्ट्स के वेरिएंसेस देखेंगे। ठीक होगी बात? ये 4 वेरिएंसेस हम देखेंगे, ये मेन वेरिएंसेस हैं। इसके अलावा भी जो हमने देखने हैं वो सेल्स के भी वेरिएंसेस देखने हैं। फिर इसी के आगे फर्दर होती है जी मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक ज़्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे जब वक्त आएगा। तो अभी हम आगाज़ करने लगे हैं जी मटेरियल वेरिएंसेस से। ओके, तो मुझे एक किताब चाहिए होगी। शुक्रिया मेरे भाई, पढ़ते नहीं मेरे भाई, बड़ी साफ किताब जी, दिल नहीं करता, अच्छा नहीं किताब ली है। चलें जी आगाज करते हैं मटेरियल वेरिएंसेस से। लकीली आपकी किताब में हर वेरिएंस की एक बड़ी बुनियादी सी एग्जांपल्स बनी हुई हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल टोटल लगना था 50 का, लग गया 60 का, क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है भाई? या क्वांटिटी में मसला होगा या रेट में मसला होगा, ऐसे ही है। इसका मतलब यह है कि मटेरियल वेरिएंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये ब्लू मार्क का नजर आ रहा है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अच्छा, क्वांटिटी वेरिएंस का एक और नाम भी है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो एक ही बात है। पेपर में पूरा नाम लिखने से बेहतर है एमपीवी लिख दें, एमक्यूवी लिख दें, एमयूवी लिख दें, कोई मसला की बात नहीं।
जी प्राइस वेरिएंस नोट कर रहे हैं, जल्दी करें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, पर नोट एक ही दफा कीजिएगा। जी भाई चलें आगे। ओके लेकिन जी सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। क्या होता है वेरिएंस? कितनी प्राइस होनी चाहिए थी और कितनी प्राइस हो गई। तो क्या मैं ये बात कर सकता हूं कि हम अगर स्टैंडर्ड में से, स्टैंडर्ड जो रेट है या स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट अगर माइनस कर दें तो हमारा काम चल जाएगा? क्या ख्याल है? देखें इधर बात करते हैं प्राइस वेरिएंस की, बस देख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। एक आपको दिया जाएगा स्टैंडर्ड रेट, ओके, और एक आपको दिया जाएगा एक्चुअल रेट। क्या ख्याल है? स्टैंडर्ड रेट मिसाल भी ले लेते हैं साथ, 10 रुपए था 15 रुपए हो गया, तो वेरिएंस आ गया। अगर मैं 10 में से 15 माइनस कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 5 नेगेटिव। तो नेगेटिव खुद आपको बता रहा है कि एडवर्स या अनफेवरेबल, तो इसलिए स्टैंडर्ड पहले रख लिया करेंगे, एक्चुअल बाद में रख लिया करेंगे, ताकि हम इस झंझट से निकल जाएं कि क्या हमारे लिए फेवरेबल है। आंसर आपको खुद ही बता देगा। तो स्टैंडर्ड पहले, एक्चुअल बाद। लेकिन जब हम सेल्स वेरिएंस पे जाएंगे तो यहाँ पे बात ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे बात ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल पहले हो जाएगा, स्टैंडर्ड बाद में हो जाएगा। खैर ये बाद में बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड पहले, एक्चुअल बाद। 5 रुपए का वेरिएंस आ गया। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो 5 रुपए का वेरिएंस है ये पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल है। 1 केजी पे फर्क आया ना, इतना 1 केजी पे फर्क आया। लेकिन मुझे वेरिएंसेस पर केजी नहीं बताने होते, मुझे टोटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने होते हैं कि पूरे बिजनेस में मटेरियल का कितना आया। ये बात समझ आती है? तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दूं एक्चुअल क्वांटिटी यूज से, जितनी क्वांटिटी मेरी इस्तेमाल हुई, तो क्या टोटल वेरिएंस निकल आएगा? जारी बात है कि अगर मैं कहूं कि मिसाल के तौर पे 1000 केजी इस्तेमाल हुआ, तो टोटल वेरिएंस मेरा कितना बनेगा? 1000 इंटू -5 कितना बनता है जी? -5000। तो असल में मुझे -5000 तक पहुंचना। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई कि भाई मेरा जो प्राइस का वेरिएंस है वो क्या होता है? वो प्राइस का वेरिएंस होता है कि कितना रेट मैंने सोचा था कि होगा और कितने पे मैंने खरीदा। इसका डिफरेंस मुझे पर केजी बताएगा, लेकिन वेरिएंस मेरा पर केजी पे नहीं होता। मुझे टोटल वेरिएंस देखना होता है कि टोटल बिजनेस का वेरिएंस कितना हुआ, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज से। तो आपका जो रिफाइंड फॉर्मूला इसका बन सकता है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और सिंप्लीफाई इस तरीके से कर रहा हूं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर केजी। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट में आपको पता है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने सिर्फ वही काम किया और मैंने कुछ नहीं किया। क्या ख्याल है? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। आप ये चलाना चाहते हैं, आप ये चला दें, कोई बात नहीं। आप एक्चुअल को पहले रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड को बाद में रखना चाहते हैं, आप यूं कर लें। कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जामिनर आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, उसको गर्ज है तो सिर्फ इससे कहेगा मुझे ये फैसला सही चाहिए। अगर आप एक्चुअल पहले रखते हैं, स्टैंडर्ड बाद में रखते हैं, तो आपके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। आपने बस वो उसको बताना है, अगर आपको वो बेहतर लगता है वो कर दें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी स्टैंडर्ड को पहले रख के एक्चुअल बाद में रखना है, नेगेटिव खुद मुझे बताएगा कि अनफेवरेबल है, यूं कर लें। तो इसलिए इसमें फॉर्मूला की कोई कैद नहीं है, जो आपको बेहतर फॉर्मूला लगता है वो चलाएं। लेकिन हम क्लास में एक ही चलाएंगे ताकि उसी से प्रैक्टिस हो। हम ये वाला चलाएंगे जो आपकी किताब में इस वक्त समरी ऑफ फॉर्मूलाज में लिखा हुआ है, ताकि एक पूरी यूनिफॉर्मिटी उसी से बनती रहे। तो सर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से और एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो वही होगा जो कि टोटल होगा। करके देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई 1000,
और स्टैंडर्ड हमने सोचा था 10, एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई 1000 और स्टैंडर्ड कितना हुआ जी, एक्चुअल कितना हुआ जी 15। तो सर ये कितना बना जी 10,000, ये कितना बना जी 15,000। तो देखिए 5,000 का एडवर्स वेरिएंस, यही आपका आंसर था। तो इसका क्या मतलब है जी, 5,000 से आपको प्राइस में धचका लग गया, बिजनेस को 5,000 का नुकसान हो गया सिर्फ और सिर्फ मटेरियल महंगा खरीदने की वजह से। क्या ये बात आपको समझ आती है? आखिरी बात सुने, उसके बाद आप प्राइस वेरिएंस नोट कीजिएगा, फिर हम यूजेज की बात करेंगे और यूज के बाद हम एग्जांपल 1 पे आएंगे। भाईजान ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूले पे भी ना जाए, बस इतनी बात करें कि 2 सिनेरियोज बन सकते हैं, 2 सिनेरियोज मटेरियल वेरिएंस में बन सकते हैं कि जो आपने क्वांटिटी खरीदी थी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, वो बराबर थी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के। और दूसरा सिनेरियो, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज थी लेकिन वो बराबर नहीं थी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के। मिसाल क्या है इसकी, 1000 kg खरीदा था, वो इस्तेमाल कर लिया, 1000 kg खरीदा था, 800 इस्तेमाल कर लिया। तो सवाल ये है यहां पे यूज्ड आएगा या यहां पे परचेज्ड आएगा, इस बहस में भी नहीं पढ़ना, ये इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद जाके बात करेंगे। फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं कि जितना खरीदा था उतना ही इस्तेमाल हो गया। सिनेरियो 1 ठीक होगी बात, सिनेरियो 1 की बात करेंगे, अभी हम सिनेरियो 2 की बात नहीं कर रहे। अब आइए जरा किताब के ऊपर पेज 548 पे, पेज 548 पे। अब अगर आप देखेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के दूसरे फॉर्मूले पे है 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, दूसरे पे है, लिखा हुआ है जी एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू एक्चुअल रेट पर केजी। ये फॉर्मूला आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बात समझ आती है? अच्छा एक बात और ज़हन में बिठाएं कि मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपका एक्चुअल मटेरियल कितने का आया, अभी मैं ये पहला सिनेरियो है, परचेज और यूज बराबर ही है, तो मैं यूज कह दूं परचेज कह दूं एक ही बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका एक्चुअल मटेरियल आया या कितने का लगा, तो आप कौन सी अमाउंट मुझे बताएंगे? 15,000। ये इतने का एक्चुअल मटेरियल लगा मेरा। अब ये 15,000 आया कैसे? 15,000 आया एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड को एक्चुअल रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करके। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो चीज है ये मेरे एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट है। एक्चुअल आउटपुट में मटेरियल की कॉस्ट क्या है? क्या मुझे इस 15,000 से पता लग रही है? ऐसे ही है ना? तो इसको मैं अंग्रेजी में कह सकता हूं कि ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है। कभी कभार ना एक शरारत करता है, वो आपको सवाल में एक्चुअल क्वांटिटी यूज नहीं देता, वो आपको सवाल में एक्चुअल रेट पर केजी भी नहीं देता, वो आपको स्टैंडर्ड रेट दे देता है, वो आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे देता है और ये बता देता है कि एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट इतनी है। तो इसका मतलब है उसने आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिगर दी हुई है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिगर दे दी, स्टैंडर्ड रेट दे दिया, प्राइस वेरिएंस दे दिया, बैलेंसिंग में आप ये निकाल लेंगे। जब आपके पास ये आ जाएगा तो फिर आप यहां से एक्चुअल रेट भी निकाल सकते हैं फिर। तो ये आईकैप शरारतें करता है ऐसे, ये मत समझिएगा कि वो सवाल में बड़े आराम से आपको कह देगा ये डाटा है तो प्राइस वेरिएंस निकाल दो। इतना सीधा नहीं आईकैप, और ये आपको मेरे से बेहतर पता, क्योंकि लेटेस्ट आप ही जानते हैं उसे, मैं तो बहुत पुराना जानता हूं उसे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जिंदगी थोड़ी बदल भी सकती है। इस फैक्टर को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट भी बोला जाता है, और यही आपका पहला फॉर्मूला है। देख लीजिए, देख लीजिए। और ये बात तो तय हो चुकी थी कि इनको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका पेपर ओपन बुक नहीं है। ठीक है, पेपर ओपन बुक नहीं है। दुआ है अल्लाह से आप लोग क्वालिफाई करके एफसीए बने, फिर आप काउंसिल का इलेक्शन लड़ें, फिर आप एजुकेशन कमेटी में जाएं और उसके बाद आप जाके तो इस बात पे फाइट करें कि कॉस्ट का पेपर भी ओपन बुक होना चाहिए, वेरिएंस के फॉर्मूलाज बहुत खराब हैं, बहुत ज़्यादा है, याद नहीं रहते। तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आपके लिए फिलहाल ओपन बुक नहीं है, सितंबर में तो ये क्लोज्ड बुक ही है। ठीक होगी बात? तो ये पहला फॉर्मूला देख लें, पहला और दूसरा फॉर्मूला आपको समझ आ गया? ओके, अब आइए तीसरे फॉर्मूला पे जो प्राइस वेरिएंस का है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। तो सर ये वो दूसरा सिनेरियो है जिसका जिक्र मैं अभी आपसे नहीं कर रहा। पेपर के अंदर, सवाल के अंदर हो सकता है कि वो ये बता दे कि भाई क्वांटिटी खरीदी इतनी थी और इस्तेमाल इतनी हुई थी,
तो मुझे प्राइस वेरिएंस निकाल दो। तो तब आप थोड़ा तजब्जुब ही कहते हैं ना, कंफ्यूजन की उर्दू तजब्जुब होती है ना, तो तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे ओ लेवल्स वाले, दे विल बी कंफ्यूज्ड मैन। तो क्या यूज्ड या परचेज्ड, क्या किया जाए? तो उस वक्त फिर हम बात करेंगे, जो भी हमने कुछ दिनों बाद बात करनी है, कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी उठानी है। अभी फिलहाल हम चूंकि बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हैं, एज्यूम करेंगे दोनों चीजें बराबर हैं, वरना सवाल में अगर दोनों चीजों में फर्क आ जाएगा तो फिर देखना पड़ेगा निचला फॉर्मूला या ऊपर वाला फॉर्मूला। बहरहाल याद तो आपने तीनों ही करने। ठीक होगी बात? ओके, चलें जी, अब आप नोट करें ताकि हम यूजेज वेरिएंस पे जाएं और वहां से फिर हम एग्जांपल 1 पे आते हैं। शुक्र है मेरा पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जान छूट गई है। आपने मेरी आवाज क्यों नहीं उठाई? हद हो गई। एक बंदा यही तो कह रहा है आवाज क्यों नहीं उठाई, और जिसने आवाज उठाई वही उठ गया। इंसान बने इंसान। ये बोला है, ये बोला है, ये वो नहीं वो है। तुम बकरा खा के भी इंसान नहीं बने? मुझे लगा तुम ईद के बाद वापस आओगे इंसान बने होगे। अच्छा, बकरा इंसान बन गया। ओके, इसको देख के बकरा इंसान ऐसे होते हैं? खा लिए क्या खत्म कराए? सॉरी, पड़ा हुआ है क्या खत्म कर दिया? अच्छा, पड़ा हुआ है, लगा शायद खत्म कर रहे हो। ये सर ये है 4 छुट्टियों में और था ही कुछ नहीं, नाश्ते में भी वही बकरा, दोपहर भी बकरा, रात में भी बकरा, चाय में भी बकरा। पढ़ा तो है नहीं हमने, यही काम था, हम करते रहे। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पता नहीं आपको टेंशन ही कोई नहीं है, करियर की फिक्र ही कोई नहीं। अभी मैं कहूँ ना, जिस जिसका सीए पास हो जाए उसका 10 वीज़ा लगेगा, ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे, जिधर का कहेंगे लग जाएगा। इसमें ऐसी क्या बात है, क्वालिफाई तो करें। ये देखिए बोल बड़ा रहा है ये आज। अमेरिका है ना, बोल सकता है। किधर है वो दोस्त इधर जो बैठे होते थे छुट्टी पे? वाह जी वाह, वाह जी वाह। लेवल चेक करो बॉयज का। नारायण कागान गए हुए, तो नारायण कागान वाले कहाँ गए हुए? अच्छा यार, आप लोगों की खातिर भाई आपका रात को 3 बजे ड्राइव करके लाहौर है, सिर्फ आप लोगों की खातिर के यार सुबह क्लास है, वरना मेरा अल्लाह जानता है बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। थकावट फुल हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ ड्राइव करके 4-5 घंटे तो मैं पहुंचूँ। भाई आपका 150 नहीं आया, पूरे टाइम 120 पे आया। 120 पे आया। और आप देखें नारायण का गाने ऐसी चल रही है यहाँ पे। जी मेरे भाई, सच जो छुट्टियां थी उसमें ही गया हुआ था ना, लेकिन नारायण का गान नहीं गया हुआ था। तो बस छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में हुआ था आप भी। फिर कहते हैं अम्मी आई क्या पास नहीं करता। जी मेरे भाई, सारा पेपर सही कर आया था, सही बात है। चलें जी आगे, जल्दी करें भाई, जल्दी करें। लास्ट मंथ ऑफ योर कोर्स मैन, फिर मेरी छुट्टियां शुरू हैं, फिर मैं जाऊंगा नारायण का गान पूरे महीने के लिए। मैन आप पढ़ेंगे क्या? ओ मैन, उसको नेक्स्ट सेशन की पड़ गई है, सितंबर के बाद इंशाल्लाह। हाँ, पेपरों के बाद ही होगा ना, सितंबर एंड पे ही होगा। इतनी आगे की नहीं सोचते हैं, फोकस ऑन होगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ अगस्त की छुट्टियों पे है, जो मैंने ऐसी करनी है। जी हाँ, आपने तो 2 हफ्ते की होती है ऐसी। आपकी आखिरी अटेम्प्ट है कैफ वाली, या अभी रहती है इसके बाद? अच्छा, कैफ की पहली है। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना वो कॉस्ट रखते हैं FR2 ऑडिट के साथ, वो कहते हैं बाद में पढ़ेंगे इनको। हो सकता है आप में से कोई वो भी हो, तो वो डिफरेंट लोगों का होता है। चले कोई बात नहीं। चले जी, आइए अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस पे जाते हैं। क्या होता है जी क्वांटिटी वेरिएंस? अब आपके सामने प्राइस वेरिएंस की मिसाल है, कुछ इस तरह से जरा ड्राइव करके बताएं क्या 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 बात होगी क्वांटिटी वेरिएंस में। इतनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी लग गई, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपका जो इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, इतनी क्वांटिटी लग गई एक्चुअल के हिसाब से, यही बात करेंगे। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं, लेट्स अज्यूम
5000 केजीज लगने चाहिए थे, लग गए 5500 केजीज। क्या ये बात आपको समझ आती है? ये बात बिल्कुल समझ आती है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके अंदर ना, एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम वहां नहीं आई थी लेकिन यहां पर आ गई है। सर वेरिएंस कभी भी ना केजीज में नहीं होता, क्वांटिटीज में नहीं होता। मुझे वेरिएंस को हमेशा रुपीज में कन्वर्ट करना ही है। ठीक होगी बात? मुझे वेरिएंस, क्योंकि अब देखें अगर मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूं तो मुझे पता लगेगा 500 केजी का एडवर्स वेरिएंस आ गया। तो सर ये वेरिएंस हमेशा केजी में नहीं, सॉरी वेरिएंस हमेशा रुपीज में होता है, ये कभी भी केजीज में नहीं होता। आप यहां पर भी देखें ये रुपीज हैं भाई, गौर करें, है रुपीज, है रुपीज। तो सर वेरिएंस हमेशा रुपीज में होगा। तो ये जो हमारा यहां पे आंसर आया है ये रुपीज में नहीं है, ये केजीज में है। इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। बस फिलहाल इतनी बात समझें कि इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना। अब आप जब इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास रुपीज में आएगा। स्टैंडर्ड रेट मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं 15 है, तो जब आप 15 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना फर्क है, 7500 कि 75,000? ले जी, अब आपका आंसर रुपीज में है। ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई? तो सर ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, अब किताब पे लिखें, यहीं से बात कर लेते हैं। दूसरे फॉर्मूले पे आया, वो तेरी है, ये क्या हो गया, ये तो उसने कहानी कुछ और लिखी हुई है। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या कर दिया इसने, ये क्या कर दिया इसने? ये क्या होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट? ये क्या चीज है एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट? ये याद करें वो लेबर का चैप्टर जहां पे आपसे बात हुई थी कि स्टैंडर्ड पर यूनिट और बजटेड पर यूनिट हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन टोटल स्टैंडर्ड और टोटल बजटेड कभी बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि टोटल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, जबकि टोटल बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो इसने लिखा हुआ है ना एक्चुअल आउटपुट, फॉर्मूला लिखा हुआ है इसने, क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, और माइनस क्या किया हुआ इसने, एक्चुअल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ओके, अब मुझे बताइए ये 5000 क्या था, कितना लगना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए? जेन में स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड लेकर आए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में क्या होता है जी, मिसाल के तौर पे 5 केजी लगने चाहिए 10 के हिसाब से 50। ये 5 क्या था, एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगने चाहिए, यही बात थी। क्या मैं यहां पर यूनिट काम कर रहा होता हूं, मैं तो टोटल पे कर रहा होता हूं। तो सर ये जो 5000 निकला ना, ये असल में क्या निकला है, टोटल जो मैंने यूनिट्स बनाए उसको बनाने के लिए कितने केजीज लगने चाहिए थे। ऐसे ही है, ये 5000 ही है। तो सर क्या ये ऐसे नहीं निकलता, एक को बनाने के लिए 5, तो मैंने बनाए 1000, तो टोटल 5000, ऐसे निकला ना ये 5000। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला को हमने तोड़ा हुआ है कि अगर एक यूनिट को बनाने में 5 केजी लगते हैं और मैंने 1000 बनाया तो टोटल 5000 केजी मेरे लगने चाहिए थे, लेकिन लग कितने गए, 5500। क्या ख्याल है, यही बात लिखी हुई है यहां पर, यही बात लिखी हुई है। तो सर एक को बनाने में अगर 5 केजी लगना चाहिए था तो मैंने तो 1000 बनाया, तो 1000 को बनाने में इतने लगने चाहिए थे। ठीक होगी बात, मेरे लग गए 5500, लेकिन आंसर इसका केजीज में आएगा। हमने इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो रुपीस के लिए हम हमेशा स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड मैं एज्यूम कर लेता हूं, कितना हमने लिया हुआ वहां पे, 10 लिया हुआ, 10 कर ले इंटू 10। अब बताइए जी क्या आंसर आता है, ये 50,000
ये कितना आता है जी? 55,000। तो रुपीज -5,000 एडवर्स वेरिएंस आ गया आपका। ठीक होगी बात? वो बोले ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई? अब जरा लगे हाथों एक दो बातें और भी कर लेते हैं। ये क्या है? बल्कि छोड़ें, अभी छोड़ दें इसे, अभी रहने दें, इट्स टू अर्ली। एक और बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, तो क्या जवाब देंगे? आपका जवाब ये होगा, दोनों को टोटल कर लो। तो अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था जी हमारा? 5,000 नेगेटिव, -5,000। ये कितना है? वो ये भी 5,000 हो गया। तो सर इतना तो पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कि ये भी भूल गए हैं? खामोश है। टोटल मटेरियल में ना 10,000 का फर्क आया होगा। तो आपने अपनी उकाबी निगाहों से ये देखा होगा कि मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है एक्चुअल में। फिर आपने वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेट किए होंगे, पता ये लगा होगा कि मटेरियल वेरिएंस जो है ना वो 10,000 से नेगेटिव हो गया। लेकिन आपने बात यहां पे नहीं छोड़ी होगी, आपने कहा होगा लड़ाई तो आज ऐसी डलवाऊंगा कि ऐसी की तैसी। आपने इसको मजीद ब्रेक किया होगा क्वांटिटी वेरिएंस में और प्राइस वेरिएंस में। पता ये लगा कि 5,000 वेरिएंस प्राइस वालों की वजह से आ रहा है और 5,000 का वेरिएंस क्वांटिटी वालों की वजह से आ रहा है। अब मजा आएगा, बॉस दोनों को निकालेगा। वैसे मुझे बड़े बुरे लगते हैं बॉस। ये देखें, 5,000 का वेरिएंस क्वांटिटी वालों की वजह से, 5,000 का इनकी वजह से। सर प्रोडक्शन वालों को भी बुलाएं, और ये जो खरीदने वाले ना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले, इनको भी बुलाएं। ले जरा इनकी क्लास की हरकतें क्या कर रहे हैं। तो बॉस फिर इनको भी निकाल देगा, उनको भी निकाल देगा, और आपको 10,000 का इंक्रीमेंट दे देगा, और मजीद 10,000 एडवर्स में चला जाएगा। अच्छा चलें, छोड़िए, तो बात की बात है। ओके, तो अब आपको पता लगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट होंगे बिजनेस के लिए, आप बिजनेस को कितने अच्छे अच्छे फायदे दे रहे होंगे। सोचो जरा, कोई आपको बता दे आपका पेपर क्यों फेल हुआ, आप कहेंगे यार ये तो बंदा था, इसी की तो तलाश थी मुझे। तो बॉस भी ऐसे ही करेगा, बॉस भी जो है वो कहेगा यार इसी की तो तलाश थी, जो मुझे बता रहा है कि यहाँ मसले मसाले इनको ठीक करो। ये क्या बात हुई सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना पड़ा हुआ है, सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इतनी बढ़ी हुई है। वो कहेगा जा यार तू सर ना खा, मेरा पहली बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। ओके, तो समझ आ गई बात की? क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्लियर है? इसको नोट करें, फिर हम प्रॉपर एग्जांपल 1 करते हैं, बात मजीद समझ आएगी वहां पर। अच्छा सॉरी, किताब से तो हमने कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे आए, और इससे पहले यूजेज पे आए, यूजेज का पहला भी रह गया, वो भी पढ़ना है। अच्छा, ये जो है ना एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ये देखिए प्लीज जरा गौर करें, प्लीज गौर करें, इस पूरे को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। प्लीज जरा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये देखिए, ये 5 आपकी क्वांटिटी है जो एक में लगनी चाहिए थी, और ये वो रेट है जो कि पर केजी है, और माने या ना माने ये तो मुझे मेरे कॉस्ट कार्ड में भी नजर आ रहा है। क्या ख्याल है? वो बोले नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो सर क्या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा? इसका मतलब यह है कि एक यूनिट के अंदर 50 की कॉस्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके, टोटल आउटपुट मेरी कितनी है? अगर मैं इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर आपके सामने है 5 × 10 वाला, इसको अगर एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। ये पर यूनिट है भाई, ये पर यूनिट है। एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपए होनी चाहिए। समझ आती है बात की? एक यूनिट की कॉस्ट 50 रुपए होनी चाहिए, और अगर मैं इसको टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कहा जाता है। वो बोले समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैनाडोल की गोली आपको पता है जरा 3 घंटे बाद आराम देती है। 2 मिनट दे मेरा भाई, बड़ी मुश्किल से याद करके आए। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट की बात समझ आ गई। अब आइए टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में से।
कौन सी? इसको इसको ब्रेक क्यों करेंगे आप? ये तो एक्चुअल रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है जो कि इस्तेमाल हुई है, इसको क्यों करेंगे आप? ये सवाल में गिवन होगा। हाँ गिवन होगा दोस्त, इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई, गिवन होगा। ओके, एक्चुअल डाटा सवाल में गिवन ही होता है, स्टैंडर्ड पे सारी कहानी होती है। अभी आपको ना जरा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज, प्रॉपर सवाल अभी हम करेंगे ना, कॉस्ट कार्ड बनाएंगे तो आपके सामने एक तरफ कॉस्ट कार्ड बना होगा, एक तरफ कैलकुलेशंस हो रही होंगी, तब आपकी खुद ही लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्या चीज कहां से उठा रही है। और पता है जुगाड़ के तो आप माहिर हैं, आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट को फारग कराएं, जुगाड़ बताएं कौन सी चीज उठा के कहां फेंकनी है, इसी के माहिर हैं आप लोग। और आप कहेंगे कि सर ये बस ठीक है, ये ठीक है, छोड़ें कॉन्सेप्ट को, छोड़ें, दफा करेंगे, क्या बताई जा रहे हैं आप। लेकिन इसका मसला फिर तब होगा जब आप बॉस के सामने बैठे होंगे, रट्टा लगा के बैठे होंगे, और बॉस जब कोई सवाल करेगा ये तो सर ने बताया नहीं था। एनीवेज, अब करें नोट, एग्जाम्पल 1 देखते हैं फिर। जल्दी करें जल्दी, मेरा इरादा था आज लेबर भी करा दूंगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है तो मटेरियल में टाइम गुजर जाएगा। ठीक, चले आगे। फिर से एग्जाम्पल 1 आप खुद तो करें एक दफा, फिर मैं कराता हूँ बोर्ड पे, सोल्यूशन देखे बगैर। फिर आप 5 मिनट लगाएं, कोशिश करें, ऑनेस्टली होता है आपसे। और सोल्यूशन की दुआ तो आपको पता ही है, पहले क्या थी दुआ? जो सोल्यूशन ना देखे उसका पेपर पास हो जाए, ये दुआ थी ना। और जो देखे वो तो हमने मांगी नहीं थी दुआ, लेकिन वो ऑब्वियसली वो ऑब्वियस बात फिर पता ही है सबको। एग्जाम्पल 1 जी, पेज 549 के टॉप पे एग्जाम्पल 1 जरा देखिए, आपसे सॉल्व होती है, उसके बाद 5 मिनट बाद हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे हाथ रख लें, तसल्ली से पहले कॉस्ट कार्ड बना लेंगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी, कॉस्ट कार्ड बना लेंगे तो जिंदगी सुकून में रहेगी। और स्टैंडर्ड वेरिएंस एनालिसिस के सवाल का रूल ही यह है कि सबसे पहले आपने कॉस्ट कार्ड बनाना।
जी कोई कामयाबी हो रही है कि नहीं? हो गया? कॉपी पेस्ट, टिच टैली। कॉपी पेस्ट नहीं किया लेकिन टिच टैली हुआ। जी सर, समझ आ गई? सॉल्व किया कि नहीं? माइंड में कर ली है। ईमान का दूसरा दर्जे पे है अभी, समझ सब आ गई है, दिल में बुरा समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? ओके। हाँ भी दोस्त, किधर है तुम्हारा दोस्त? क्यों नहीं आया? बकरा खा रहा है अभी। जी वो आ रहा है? उसका तो बकरा खत्म ही नहीं हो रहा भाई। जी करें भाई बोर्ड पे? हाँ भाई दोस्त, करें बोर्ड पे? जी सर करें सर, हम तो बैठे इसलिए आप कराएंगे, हम तो पैसे देते हैं आपको इसी बात का। ओके जी, एग्जांपल 1 पे आइए प्लीज। ABC Manufacturing Limited has provided, be serious please. ABC Manufacturing Limited has provided the following data. Standard material cost per unit 5 kg 1000 के हिसाब से टोटल 5000। ये क्या चीज है भाई? सर ये ना कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होगा, इधर कोई ना कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना होगा। उस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपको इस सवाल में दे दिया गया है। इसमें लेबर, वेरिएबल एफएच, फिक्स्ड एफएच ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन चले मटेरियल से रिलेटेड हिस्सा तो हम बना सकते हैं ना। तो लें जी, ये कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का कहने का एक्सट्रैक्ट कुछ ऐसे बना होगा कि 5 kg लगने चाहिए 1000 के हिसाब से, और टोटल 5000 जो है वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ये कहता है। लेकिन जब एक्चुअल, अच्छा प्रोडक्शन पहले दे दी उसने कि एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 1000 यूनिट्स की, ये एक्चुअल आउटपुट है, शायद एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स की है, और साथ ही साथ उसने बता दिया कि रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, परचेज क्वांटिटी और यूज्ड क्वांटिटी आपस में बराबर है। आगे जाके सवाल ऐसे आएंगे जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तब की तब देखेंगे क्या करना है। फिलहाल बात को आसान रखें कि परचेज और यूज दोनों ही बराबर हैं। ओके, 4850 kg की क्वांटिटी इस्तेमाल हुई और इसकी कॉस्ट है 4608,000। चले फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले प्राइस वेरिएंस का। बताइए फॉर्मूला, मुझे तो भूल गया, बताएं क्या होता है? बोलेंगे तो याद होगा। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एक्चुअल रेट पर केजी। तो सर सिंपल बात ज़हन में रखिएगा, प्राइस वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस होता है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस, और टोटल निकालने के लिए आप इसको एक्चुअल क्वांटिटी यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट तो ऐसे चलेगा। बताइए जी, क्या सवाल में मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी यूज है? कितनी है? 4850, 4850, और स्टैंडर्ड का डाटा तो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से ही आएगा। तो स्टैंडर्ड रेट पर केजी 1000 है, तो ये 1000 याद रखिएगा। स्टैंडर्ड का डाटा कॉस्ट कार्ड से आएगा, एक्चुअल का डाटा कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड क्या ये गिवन है? कितनी है? 48, और मेरे पास रेट तो है ही नहीं एक्चुअल रेट पर केजी का। निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 4608 डिवाइडेड बाय, क्या ये वैल्यू 4850 केजी की है? तो अगर मैं इसको डिवाइड इससे कर दूं तो क्या मेरे पास पर यूनिट नहीं आ जाएगा एक्चुअल? तो ठीक है, पर यूनिट निकाल ली हमने, लेकिन अभी पता लग जाएगा बोंगी मारी हमने। कुछ अरसे बाद जब कर लेंगे ना पता लगेगा क्या बोंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। हाँ जी, इस पूरे को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है। और आंसर आपको पता है हमेशा रुपीज में आएगा। 242 क्या?
पॉजिटिव नेगेटिव, ओ मैन फेवरेबल। आज की दुनिया में भी फेवरेबल काम हो रहा है। इसका मतलब ये है, फेवरेबल का मतलब ये है कि हमने एक्चुअल में 1000 से कम खरीद लिया है। बताएं क्या आंसर आता है इसका? 950 रुपए आ रहा है। 9, यानी कि 1000 का खरीदना चाहिए था, हमने 950 का खरीद दिया, चूना लगा दिया उस बंदे को। फायदा हो गया हमारा, फायदा हो गया हमारा। ओके, लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये जो 4608 है ना, असल में इस पूरे का आंसर यही था, ऐसे ही था ना। टोटल 4.6 मिलियन आपका लग गया एक्चुअल क्वांटिटी को खरीदने में। तो सर बजाय इसके कि आप पहले इसका रेट निकालें फिर उससे मल्टीप्लाई करें, आप अगर डायरेक्ट भी 4608 लिख देते ना तो आपका काम चल जाना था, क्योंकि यहां पे भी देखें मैथमेटिकली भी ये इससे कट रहा है, बात तो वहीं आ रही है। तो ये जो इसने आपको दिया हुआ ना एट अ कॉस्ट ऑफ 4608, ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट उसने आपको दे दी है, और इतना फैक्टर मुझे टोटल एक्चुअल कॉस्ट ही बता रहा है। बात समझ आती है? तो ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट उसने दी हुई थी, लेकिन बहरहाल आपने ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आपके, वक्त ज़ाया होगा उसकी खैर है, वक्त की क्या टेंशन है, हम जहाँ 10 दिन को ज़ाया कर रहे हैं तो अगर 10 सेकंड ज़ाया हो गए तो क्या टेंशन। ओके, सब अच्छा है यहाँ तक। आइए जी क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस की तरफ। क्या फॉर्मूला है इसका, और बोले और ठहर जाए सजादे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी, और इसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड दोबारा से फॉर्मूला को देख लेते हैं। ये देखिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, कितनी क्वांटिटी लग गई, क्या यही है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी लग गई, ऐसे ही है। और रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई। चलें जी, एक्चुअल आउटपुट कितनी है? सर इसमें हम स्टैंडर्ड से क्यों और इससे ज्यादा ठहर तो जा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? सब बताऊंगा, परेशान नहीं होना तूने, अभी तो शुरुआत है दोस्त। पैनो डॉक्टर गोली खा ली, अभी बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर मुझे ड्रिप लगाओ। एक्चुअल आउटपुट जी 1000, अच्छा 1000 आउटपुट बनी। अब मुझे बताइए 1000 आउटपुट को बनाने के लिए पर के स्टैंडर्ड तो यहां से मिलेगा, ये देख, इनटू स्टैंडर्ड यहां से मिलेगा। 5 मिलियन ओके, बात समझ आई? मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितनी है सवाल में? स्टैंडर्ड रेट पर केजी, पूरे को सॉल्व करके बताएं। फेवरेबल एडवर्स हो तेरी खैर, आज की दुनिया में फेवरेबल। और तीसरा है जी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इन दोनों को टोटल करना है, और मजे की बात है दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव। कितना बना जी? ले जी, अब भला क्या होगा? अच्छा, इसमें साथ फेवरेबल एडवर्स लिखना जरूरी होता है, ठीक है, सिर्फ माइनस या प्लस से काम नहीं चलेगा, आपको फेवरेबल या एडवर्स लिखना पड़ेगा। अब होगा क्या? अब आपको पता है ना कि जब खुशी आती है या जब जीत आती है तो इनाम के हकदार बेशुमार लोग निकल आते हैं। अब झगड़ा हो जाएगा, पर प्राइस वाले कहेंगे हमारी वजह से आया, क्वांटिटी वाले कहेंगे हमारी वजह से आया, आखिर किस्म का झगड़ा हो जाएगा बॉस के सामने। बॉस मेरा इंक्रीमेंट बनता है, बॉस मेरा इंक्रीमेंट बनता है, इतने में एंट्री होगी किसकी? शौकत कौमा ACA की, जो कि आप होंगे, और आप फिर कहेंगे रुको जरा सब्र करो, फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइस वालों तुम्हारी वजह से 242 का वेरिएंस आया है फेवरेबल, क्वांटिटी वालों तुम्हारी वजह से 1.5 लाख का आया है, तो बॉस आपको प्राइस वालों को ज्यादा इंक्रीमेंट देना चाहिए और क्वांटिटी वालों को थोड़ा सा कम देना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा देना चाहिए क्योंकि मैंने तो यही सारा झगड़ा खत्म कराया आपका। ठीक होगी बात? तो फिर आपको भी इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। प्राइस वालों को हो सकता है 2,42,000 का इंक्रीमेंट दे दिया जाए, उनको 1.5 लाख का दे दिया जाए, आपको 392 का दे दिया जाए, माइट बी पॉसिबल। तो बात समझ आ रही है? कुछ चीजें क्लिक होना शुरू हुई, थोड़ा बहुत कुछ वो बोले और को मोटर स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, बस ठीक है, कोई बात नहीं, अब इतना ही चाहिए फिलहाल। ये भी बता दूंगा स्टैंडर्ड से क्यों, वो उसी पे फंसा हुआ अभी तक, स्टैंडर्ड से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बता दूंगा, परेशान नहीं होना, सब बताएंगे,
सब अच्छा है यहाँ तक? नोट करें जी, अब इसको नोट करें जी इसको। याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड का डाटा हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आएगा, इसलिए बेहतर है आसानी के लिए आप अपने पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लें। और देखें, ये तो बड़े बेसिक से सवाल हैं। आईकैप ना बहुत शरारतें करता है, आईकैप बहुत शरारतें करता है। उसने डाटा सारा दिया होता है लेकिन उसने टर्मिनोलॉजीज यूज की होती हैं। वो आपको बोल देगा कि जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इतनी है। सर क्या इस फैक्टर को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कहा जा सकता है? तो इसका मतलब उसने आपको ये डाटा दिया हुआ है, आप अपने फॉर्मूलोज में घूमते रहेंगे, यार एक्चुअल क्वांटिटी यूज किधर है यार, वो तो मिल नहीं रही। हालांकि उसने आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट दी हुई है। तो प्लीज दिमाग को जरा खुला रखना है कि वो जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट, ये फैक्टर असल में एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट ही तो है, एक्चुअल आउटपुट की एक्चुअल कॉस्ट। और ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। सॉरी, ये आई एम सॉरी, ये तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। ये जाके एक दफ़ा इसको तसल्ली से देखेंगे, तसल्ली से एक दफ़ा जाकर इसको देखेंगे, दोबारा से करेंगे, फार्मूलाज रिवाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तब ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगी। सिर्फ क्लास में कर लेना काफ़ी नहीं है, ऑनेस्टली थोड़ा सा आपको जाके खुद भी काम करना पड़ेगा। तो ये आखिरी महीने के अंदर तो 2 चैप्टर्स हैं, वेरिएंस वाला और प्रोसेस कॉस्टिंग वाला, इन दोनों में ये इशू है, अलॉन्ग विद सीवीपी। सीवीपी में भी ये इशू होता है कि साथ साथ नहीं करते ना, चीज़ें गुड़मुड़ हो जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसे इन दोनों चैप्टर में कि वेरिएंस में भी साथ साथ नहीं करेंगे और आगे प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं करेंगे तो चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में 12-14 किस्म के सिनेरियोज बनते हैं, तो वो हर सिनेरियो अजीब सा ही है और थोड़ा थोड़ा फ़र्क है उनके अंदर, और वो फिर हर चीज़ मिक्स होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये करें, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक्स हैं, चीज़ें काबू में रहेंगी। बाद में जब हम पास पेपर पे आएंगे सारा कुछ मिक्स होकर आएगा, उस वक्त हालात बदल जाएंगे, तब ये चीज़ें काबू नहीं होंगी। तो बेसिक जब तक ठीक नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम पिछला जो हो गया सो हो गया, इस आखिरी महीने को साथ साथ लेके चलना। बात समझ आती है? यहाँ तक कोई सवाल? सर आपका सवाल था स्टैंडर्ड के अलावा? नहीं, स्टैंडर्ड को छोड़ें अभी, वो मैं अभी बता नहीं सकता, मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके अलावा कोई और सवाल? सब अच्छा है? बस अब वक्त ख़त्म हो गया है, लेबर के बारे में कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।